नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। आज का हमारा सेशन पॉलिटी का है। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के माध्यम से पॉलिटी के विभिन्न एग्जाम जैसे कि DSSB, KVS, NVS, EMRS, BPSC Tier 3 तक के लगभग 11,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। यह सेशन BPSC Tier 4 के 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पार्ट थर्ड में हमने चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरीके से आपका पूरी बुक आपका समाप्त हो रहा है। चैप्टर नंबर 19वां राजनीतिक विचारक से आपका 4 से 5 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। BPSC Tier 4 से संबंधित जितने भी अच्छे कंटेंट हैं आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से क्या नागरिक कानून सिविल कानून का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक किराएदार ने एक मकान मालकिन के फ्लैट पर कब्जा कर लिया। उसने जिला अदालत में मुकदमा दायर किया और अदालत ने किराएदार को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। एक किराएदार ने एक मकान मालकिन के फ्लैट पर कब्जा कर लिया। उसने जिला अदालत में मुकदमा दायर किया और अदालत ने किराएदार को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया जाना एक प्रकार का नागरिक कानून यानी कि सिविल कानून का उदाहरण है। यहाँ चर्चा किए रहे व्यक्तित्व की पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में से एक प्रमुख योगदान था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जिसका आपका जीवन काल है आपका 1689 से लेकर 1755। फ्रांस में एक राजनीतिक विचारक, न्यायविद, दार्शनिक, इतिहासकार तथा उपन्यासकार थे। ये फ्रांस के प्रबुद्धता के युग के प्रभावी और प्रख्यात प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख योगदान था। यह शक्तियों के प्रतिकरण के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक थे जिसे दुनिया भर के कई संविधान में लागू किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। इसको आप करंट अफेयर के हिसाब से देख लीजिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में आया था। यह एक बहु सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा उनकी 70 वर्ष जो पहले हो। ये नियुक्ति के पात्र हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के वेतन, भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक से अधिक आंसर यहाँ पे सही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक शाब्दिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो आपका 1993 में स्थापित हुआ। यह एक बहु सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो पहले हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई
इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, अर्थात व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार जिनकी गारंटी भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सन्निहित हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसने 1978 में लोकतंत्र को अपनाया था। उपयुक्त सभी विकल्प में श्रीलंका के लोकतांत्रिक नेताओं के नाम हैं। श्री माबो भंडारनाइके श्रीलंका के एवं विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1960 में बनी थी। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इसको भी आप करंट के हिसाब से देख लीजिएगा। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती हैं? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सी, डच भाषा बोली जाती हैं। बेल्जियम की 3 आधिकारिक भाषा फ्रेंच, डच और जर्मन है। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा डच, लगभग 60% लोग। इसके बाद फ्रेंच और जर्मन का स्थान आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई गैर आधिकारिक अल्पसंख्यक भाषाएं एवं बोलियां भी बोली जाती हैं, परंतु बेल्जियम के अधिकांश लोग द्विभाषी फ्रेंच और डच बोलते हैं। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है भारत। भारत ने 1950 में जब संविधान लागू किया गया तभी से वयस्क मताधिकार व्यवहार में अपनाया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है हर वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में मत डालने की उम्र कितना है? तो 18 वर्ष निर्धारित की गई हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 106वां। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करता है, जिसमें SC/ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। यह संविधान का 128वां संविधान विधेयक था, संशोधन विधेयक था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 के कुल सदस्यों में से लगभग 15% महिलाएं हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं में कुल सदस्यों के औसतन 9% ही महिलाएं हैं। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड ने। आधुनिक समय में सर्वप्रथम महिलाओं का मतदान अधिकार 1893 में
न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी में वोट देने का अधिकार दिया गया। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, केंद्र राज्य संबंध से। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। इसका गठन 2007 में जस्टिस मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में किया गया। केंद्र राज्य से संबंधित समितियां की बात करते हैं, राजमन्नार समिति की बात करते हैं तो इसका आपका है 1969 में गठन किया गया था। सरकारिया आयोग की बात करते हैं तो 1983 में, पुंछी आयोग की बात करते हैं तो 2007 में गठन किया गया। बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। क्षेत्रीय परिषद सामुदायिक निकाय हैं, न कि संवैधानिक निकाय हैं। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून में देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रखा गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को रखा गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को रखा गया। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली को रखा गया। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल तथा पुदुचेरी को रखा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय यानी कि वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा 2006 में संशोधन द्वारा वर्ष 1993 में हुई। यह आयोग मानवाधिकार के किसी उल्लंघन अथवा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लोक सेवक अथवा लोक सेवक द्वारा लापरवाही पर स्वतः संज्ञान लेते हुए या उसे प्रस्तुत याचिका पर या न्यायालय के आदेश पर जांच की कार्रवाई करता है। भारत में भारतीय वन सेवा निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में भारतीय वन सेवा 1966 में अस्तित्व में आई। भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, देहरादून में। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में देहरादून में अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, GDH कोलनिक का कथन है। GDH कोल ने कहा कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान। 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस क्रांति की विरासतों से मुक्त बहुत
प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्यों के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही है, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत से। राजा राम मोहन राय फ्रांसीसी क्रांति की विरासत फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में से मुक्त प्रभावित थे और उन्होंने उससे प्रभावित होकर राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक देश के द्वारा। इस्टोनिया, फिजी एवं सऊदी अरबिया में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक के में अनुकरण नहीं किया गया। निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त में एक से अधिक कथन सत्य हैं। ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, अंग्रेज जंगलों को जंगल मानते थे जिन्हें राज्य की आय बढ़ाने के लिए खेती के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। दूसरा, उच्च मांग के कारण ब्रिटेन में जंगल खत्म हो रहे थे, इससे ब्रिटिश शाही नौसेना के लिए जहाज बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की समस्या पैदा हो गई। तीसरा था, रेल मार्ग एवं इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना। चौथा था, शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। भूसंपत्ति मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गलत है लेकिन बी सही है। पहला आपका गलत है ए, लेकिन बी सही है। ये लघुमान मानचित्र है जो कृषिगत भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर उसे स्वामित्व को दर्शाता है। ये कथन आपका गलत है। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये कथन आपका सत्य है। मापनी के आधार पर मानचित्रों को बृहत मापनी तथा लघु मापनी में वर्गीकृत किया जा सकता है। बृहत मापनी मानचित्रों में छोटे क्षेत्रों को अपेक्षाकृत बहुत बृहत मापनी के द्वारा दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत भूसंपत्ति मानचित्र एवं स्थलाकृतिक मानचित्र को सम्मिलित किया जाता है। भूसंपत्ति मानचित्र द्वारा कृषित भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में व्यक्तिगत मकानों के प्लान को दर्शाकर उसके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर लगान की वसूली तथा स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। अतः विकल्प ए गलत है लेकिन आर सही है। पाकिस्तान के ऊपरी सदन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सीनेट कहा जाता है। प्रबंधकारिणी समिति। पाकिस्तान के ऊपरी सदन को प्रबंधकारिणी समिति सीनेट कहा जाता है। पाकिस्तान के निम्न सदन का नाम राष्ट्रीय सभा है। मजलिस ए शुरा। पाकिस्तान का संसद का नाम है मजलिस ए शुरा। उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो प्रबंधकारिणी समिति कहते हैं सीनेट, और निम्न सदन को कहते हैं राष्ट्रीय सभा। को अक्सर लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
के सबसे सफल मामलों में से एक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बोलोविया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लैटिन अमेरिका के देश बोलोविया के नाम लिया जाता है। सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर पर सौंपी गई। इसके परिणाम स्वरूप महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ। यह कार्टून किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, चीन से। यह कार्टून चीन के द्वारा देश के अंदर लोकतंत्र समर्थकों के शांतिपूर्ण आंदोलन की चीनी टैंकों के द्वारा कुचल दिए जाने का दर्शाता है। 5 जून 1989 को एक अकेला आदमी चागान एवेन्यू पर टैंकों के सामने खड़ा हुआ है, जिसे बाद में टैंकमैन के नाम दिया गया। टाइम पत्रिका ने बाद में उसे 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली लोगों में एक माना। दरअसल अप्रैल 1989 में 10 लाखों से अधिक प्रदर्शनकारी राजनीतिक आज़ादी की मांग को लेकर थिएनआनमन चौक पर इकट्ठा हुए थे। इस प्रतिरोध कुचलने के लिए चीनी सेना की टुकड़ियों ने थिएनआनमन चौक में प्रवेश किया और भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहे जहां उनका मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके चरित्र के परिणाम से किया जाए। यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कथन है। मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहे जहां उनका मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके चरित्र के परिणाम से किया जाए। यह कथन मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लिखित 2 पुस्तकें हैं, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम तथा व्हाई वी कैन नॉट वेट प्रसिद्ध हैं। उनकी एक प्रिय उक्ति थी, हम वह नहीं हैं जो हमें होना चाहिए और हम वह नहीं हैं जो होने वाले हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम वह भी नहीं हैं जो हम थे। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति में किन 5 उदाहरणों को पढ़िए, उनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं। उदाहरण है और यहाँ पे विशेषता है। भूटान नरेश ने घोषणा की कि भविष्य में वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। इसको मिलान करना है तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, यहाँ से आसान रहेगा। भूटान नरेश ने घोषणा की कि भविष्य में वे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। इसकी विशेषता क्या है? तो चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला करना इसकी विशेषता है। अगला पॉइंट है, भारत से गए अनेक तमिल मजदूर को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल इसकी विशेषता है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक
जमावरों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। अधिकारों का सम्मान। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। ये क्या है आपका? तो कानून का शासन है। अमेरिका में चर्च और शासन के बीच विभाजन की दीवार होनी चाहिए। यह मुहावरा किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है थॉमस जेफरसन के पत्र में। अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य थॉमस जेफरसन द्वारा 1802 में लिखे पत्र को वॉल ऑफ सेपरेशन या राज्य चर्च विभाजन की दीवार के रूप में जाना जाता है। अलगाव की दीवार अवधारणा की उत्पत्ति थॉमस जेफरसन से हुई। उन्होंने वर्जीनिया में धार्मिक स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान प्रथम संशोधन के धार्मिक खंडों की अपनी समझ को दर्शाने के लिए इस वाक्यांश का प्रयोग किया। लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन एक मुहावरे का स्रोत क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है गेटिसबर्ग भाषण। 1863 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के गेटिसबर्ग शहर में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने उत्तर दक्षिण संघर्ष के समय ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें लोकतंत्र की परिभाषा लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में दी। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कब तख्ता पलट का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अक्टूबर 1999 में। 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सूती वस्त्र के लिए। लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ आर्द्र जलवायु की प्राप्ति, कुशल श्रम आपूर्ति एवं तैयार सूती वस्त्रों के निर्यात की सुगमता थी। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिकीकरण और औद्योगिक क्रांति जैसी तत्वों ने भी लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग का पोषण प्रदान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में एक से अधिक कथन यहाँ पे सत्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 स्थापित हुआ। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल 3 वर्ष का अथवा 70 वर्ष जो भी पहले हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह कथन सत्य है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह कथन गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं, ये भी कथन सत्य है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सत्य कथन निम्नलिखित हैं। पहला है अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं। दूसरा है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है, ये भी कथन सत्य हैं। चौथा है अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से
अपना कार्यकाल पूरा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला, दूसरा और चौथा कथन। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया स्वतंत्र आयोग है, ये कथन सत्य है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार के से स्वतंत्र है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र है, ये भी कथन सत्य है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिलकर करते हैं, ये कथन गलत है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है, ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। अगला पॉइंट है, न्यायपालिका की तरह यह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। अगला पॉइंट है, आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नौकरियों को ही नियुक्ति किया जाता है, नागरिकों को ही नियुक्ति किया जाता है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है। यह आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ित की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार हैं। भारत में सरकारी नौकरी में कौन सा ओहदा या स्थान उच्च है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विस या सरकारी सेवा के अधीन सबसे बड़ा पद कैबिनेट सचिव का होता है। केंद्र का कैबिनेट सचिव वरिष्ठतम एवं उच्चतम रैंक का सिविल सेवक होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्के जारी करने का प्राधिकरण है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, भारत सरकार को। सिक्के ढालने या जारी करने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। समय समय पर यथा संशोधित निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार सिक्के बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। विभिन्न मूल वर्ग के सिक्के की डिजाइनिंग व ढलाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के तहत विभिन्न स्थानों पर बम्बई, अलीपुर, सैफाबाद, चिरापल्ली और नोएडा इन टकसालों में सिक्के ढाले जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार सिक्कों का संचालन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। संसदीय श्रेष्ठता किस देश के राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यूके की। संसदीय श्रेष्ठता यूके ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की सुनिश्चित विशेषता है, जहां संसद संप्रभु है। मानव अधिकार के उत्पीड़ितों के लिए हॉटलाइन व्यवस्था इस प्रकार उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 24 घंटा तक के लिए। मानव अधिकार के उत्पीड़ितों के लिए हॉटलाइन व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध है। मानव अधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन यहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वियना में हुआ था। मानव अधिकार का पहला विश्व सम्मेलन 14 से 25 जून
1993 तक ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र दौरा आयोजित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मानव अधिकारों पर प्रथम विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को। मानव अधिकारों को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण के अधिकार। इन अधिकारों का उदय 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान कुछ सिद्धांतों के रूप में हुआ और इनमें से ज़्यादातर राजनीतिक चिंताओं पर आधारित थे। प्रथम चरण में नागरिक और राजनीतिक के अधिकार, दूसरी पीढ़ी के अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, तीसरी पीढ़ी के अधिकार, एकजुटता का अधिकार। हर वर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक अधिकार को मंजूरी देने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में आया था। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का अथवा उनकी उम्र 70 वर्ष हो जो पहले हो, ये पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नेपाल में विधानसभा चुनाव 2008 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी। नेपाल में विधानसभा चुनाव 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी 575 निर्वाचित सीटों में से 220 सीटों के साथ चुनाव में पहले स्थान पर रही और संविधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को गठित किया गया। यह एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 2006 में। अप्रैल 2006 में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ। संसद के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने 7 पार्टी अलायंस का गठन किया और काठमांडू में 4 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। इनकी 3 मांगें थीं। पहला था संसद की बहाली हो, दूसरा था सर्वदलीय सरकार को शक्ति दिया जाए, तीसरा था एक नई संविधान सभा बनाया जाए। 24 अप्रैल 2006 को ये तीनों मांग मानी गई। 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ई। इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। श्रीलंका ने किस साल सिंहली भाषा को देश की एकमात्र आधिकारिक
भाषा बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1956 में। श्रीलंका ने 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। उस देश का नाम बताएं जिसमें इस प्रकार की पावर शेयरिंग सिस्टम सत्ता भागीदारी प्रणाली है। केंद्र सरकार के नए अधिकारों को देश के 2 क्षेत्रों के राज्य सरकारों को दिया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बेल्जियम में ये सिस्टम चल रहा है। 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम अपने संविधान में 4 संशोधन किए जो निम्नलिखित हैं। पहला है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। दूसरा है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुत्र कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। तीसरा है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार जिसमें डच एवं फ्रेंच दोनों का समान प्रतिनिधित्व। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय या राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरा स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। नारंगी रंग में दिए गए समुदाय की पहचान करिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये श्रीलंका तमिल के बारे में दर्शाया गया है। नारंगी रंग में श्रीलंकाई तमिल समुदाय को दर्शाया गया है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। वहाँ पर सिंहली समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है। 1956 में कानून बनाकर तमिलों को दरकिनार करते हुए सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। श्रीलंका में सिंहली भाषियों और तमिल भाषियों के बीच टकराव का कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी। सिंहली भाषी लोगों की बहुलता के कारण तमिल बोलने वाले लोगों की बहुलता, ये कथन आपका गलत है। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध थे, इस वजह से भी। अधिकतर तमिल लोग हिंदू थे, तो इस वजह से भी। तो आपका ए, सी, डी कथन हमारा सत्य होगा। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब सिंहली समुदाय के नेताओं में अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन सत्ता पर प्रभुत्व जताना चाहा। 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया तथा सिंहलियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही गई। चूँकि अधिकतर सिंहली भाषी क्या थे, तो बौद्ध हैं, इसलिए यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तमिल लोगों के अधिकतर संख्या हिंदुओं की है और कुछ मुसलमान भी हैं, अतः विकल्प हमारा ए, सी और डी कथन सत्य हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और एक राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती हैं और संसद के अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती हैं। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया।
निम्नलिखित में से कौन बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कोई भी कथन यहाँ पे आपका सत्य नहीं है, यानी कि सारे कथन असत्य, कोई भी कथन इसमें आपका नहीं है, पूछ रहा है कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि सारे कथन आपका सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ई, सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं। ब्रुसेल्स की सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ये कथन आपका सत्य है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं, ये भी कथन सत्य है। दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, ये भी कथन आपका सत्य है। बेल्जियम मॉडल पर का तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों में ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकार की सुपुत्र कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तीसरा है आपका केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरी स्तर की सरकारें भी काम करती हैं, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्ता में हिस्सेदारी हेतु श्रीलंका में गृह युद्ध और के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सिंहलियों और श्रीलंकाई तमिल के मध्य हुआ था। 1983 से 2009 तक श्रीलंका का गृह युद्ध हुआ। इसके पीछे मंशा देश के उत्तर और पूर्व में तमिल इलिम नामक एक स्वतंत्र राज्य बनाना था। बेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन द्वारा शुरू किए गए गृह युद्ध ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलिम का नेतृत्व किया। गृह युद्ध के कारण श्रीलंका के तमिलों के खिलाफ भेदभाव तथा सिंहली सरकार का प्रभुत्व स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को कुल 6 स्वतंत्र देशों में खंडित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यूगोस्लाविया को। 1990 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक उथल पुथल और संघर्षों की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप यूगोस्लाविया का विघटन हुआ। धार्मिक समाप्ति, जातीय रेखाओं के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने यूगोस्लाविया को 6 स्वतंत्र देश में विघटित कर दिया। 1980 के दशक में राजनीतिक और आर्थिक संकट की अवधि के बाद यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य के घटक गणराज्य अलग हो गए, लेकिन अनसुलझे मुद्दों ने कटु अंतरजातीय यूगोस्लाव युद्धों का कारण बना। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, जबकि DSSB ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा। विख्यात राष्ट्रीय आंदोलन जो नेपाल में शुरू हुआ कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अप्रैल 2006 में। अप्रैल 2006 में नेपाल में विख्यात राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में सिंहला को पहचान दिलाने के लिए किस वर्ष एक अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 1956 AD में। सिंघल आधिकारिक भाषा अधिनियम संख्या 33 1956 के अंतर्गत श्रीलंका संसद द्वारा सिंगला भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, बेल्जियम की राजधानी क्षेत्र में बहुतायत रूप से बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच भाषा। डच बेल्जियम की सबसे अधिक बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा है।
फ्रेंच के साथ यह ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच राजधानी क्षेत्र में बहुतायत बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 1970 से 1993 के बीच किस विषय को लेकर एक बेल्जियम के नेतृत्व में अपने संविधान को कितनी बार संशोधित किया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 4 बार। एकता के साथ रहें। ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम नेतृत्व में ने धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक वैविध्य के एकीकरण को साधने के लिए 1970 से लेकर 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधित किया ताकि राष्ट्र के लोगों में एकता और सामंजस्य बना रहे। राजा महेंद्र ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 1959 में नेपाल के शाही लोकतांत्रिक संविधान का शुरुआत किया। नेपाल का शाही लोकतांत्रिक संविधान पहला संविधान है जिसे 1959 में अपनाया गया था। शाही लोकतांत्रिक संविधान संविधान सभा के बजाय राजा महेंद्र द्वारा प्रदान किया गया था। महाराजाधिराज महेंद्र वीर विक्रम शाह देव 13 मार्च 1955 से 1972 में अपने मृत्यु तक नेपाल के राजा थे। अगला प्रश्न आ जाता है आपका, कथन की बात करते हैं। तो कथन है हमारा, श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने बहुसंख्यक प्रशस्ति के तहत कई कदम उठाए। कारण की बात करते हैं, श्रीलंकाई तमिलों में बेगानापन बढ़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रशस्ति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों की प्राथमिकता देने की नीति भी चली। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ा। चागुआ रामाश की संधि कब हस्ताक्षरित की गई ताकि स्वतंत्र वेस्टइंडीज द्वीप पर संयुक्त प्राधिकार स्थापित किया जा सके? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वर्ष 1973 में। चागुआरा माश की संधि वर्ष 1973 में हस्ताक्षरित की गई ताकि स्वतंत्र वेस्टइंडीज द्वीप पर संयुक्त प्राधिकार स्थापित किया जा सके। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कांडला में। वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया। सांतराकुच निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत का दूसरा ईपीजेड है जो 1973 में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला ईपीजेड शैनन आयरलैंड में स्थापित किया गया था। ईपीजेड एक विशेष प्रकार का मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसे आमतौर पर सरकार द्वारा औद्योगिकी और वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। इनमें से एक पार्टी वाला देश की पहचान करें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चाइना। चीन में केवल एक ही पार्टी सिस्टम है। चीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा शासित एक दलीय व्यवस्था वाला देश है।
इसके बावजूद चीन में 8 अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी हैं जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सहायक दल मानी जाती हैं। ये राजनीतिक दल लोकतांत्रिक देशों की तरह चीनी संसद में विपक्ष का कार्य नहीं करती, बल्कि ये देश चलाने में कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता करती हैं। तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1920 में कार्ल सीमट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना किया। दूसरा कथन है तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। तानाशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता है। कार्ल सीमट एक रूढ़िवादी जर्मन कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। सीमट के अक्सर उदारवाद, संसदीय लोकतंत्र और उदारवादी सर्वदेशीयवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक माना जाता है। उनकी पुस्तक द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ने संसदीय सरकार और संसदीय लोकतंत्र की वैधता पर हमला किया। मार्टिन हाइडेगर, जिनका जीवन काल है आपका 1889 से लेकर 1976, एक जर्मन दार्शनिक थे। उनका काम शायद सबसे आसानी से घटना विज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़ा है। मार्टिन हाइडेगर ने कहा कि हर जगह हम स्वतंत्र और प्रौद्योगिकी से बंधे हुए हैं, चाहे हम उत्साहपूर्वक उसकी पुष्टि करें या अस्वीकार करें। उनके विचारों ने समकालीन यूरोपीय दर्शन के विकास पर एक मौलिक प्रभाव डाला है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के संबंध में कौन सा कथन नवशास्त्रीय विचारों के संबंध में सही है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केवल दूसरा कथन ही सत्य है। पहला कथन है यह आर्थिक विकास को गरीबी और असमानता को दूर करने वाला मानता है। यह कथन आपका असत्य है। यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। ये कथन आपका सत्य है नवशास्त्रीय विचार के संबंध में। नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र मुख्य रूप से सीमित उत्पादक संसाधनों के कुशल आवंटन से संबंधित है। यह दीर्घ अवधि में संसाधनों के विकास पर भी विचार करता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का विस्तार करने की अनुमति देगा। यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। उस लोकतांत्रिक चुनौती को पहचानिए जो कि विभाजित इराकी समुदाय में हिंसक रूप से फैला है और नई सरकार इस पर नियंत्रण करने में असफल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की आधारभूत चुनौती। इराक में नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती। यहाँ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा कायम है जो लोकतंत्र के समक्ष आधारभूत चुनौती प्रस्तुत करता है। जापानी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 103 अनुच्छेद हैं। जापानी संविधान में 103 अनुच्छेद है जो कि नवंबर 1946 को प्रख्यापित एवं 3 मई 1947 को प्रभावी हुआ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग से ऊपर है, सफेद रंग बीच में है और हरा रंग नीचे है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार मिले हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य हैं।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को अधिकार मिले हैं तो निजता का अधिकार मिला है, ये कथन सत्य है। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार मिला है, ये भी कथन सत्य है। भोजन और पानी का अधिकार दिया गया है, ये भी कथन सत्य है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह का अधिकार नहीं दिया गया है, ये कथन आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार मिले हैं। पहला है गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देशों में किसमें मूल वासियों के वोट का महत्व अन्य से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है फिजी में। फिजी में मूल वासियों के वोट का महत्व अधिक है। यहाँ के 37% निवासी भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि JSPSC के और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संयुक्त आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो पद धारण करेगा। अगला प्रश्न है भंग होने से पहले योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भंग होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। गुलजारीलाल नंदा और मोंटेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के क्रमशः पहले और अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या था? तो गुलजारीलाल नंदा थे। और अंतिम उपाध्यक्ष का नाम क्या था? तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया था। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1948 से लेकर 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया। अट्ठाईस वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद रंग विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेदवादी शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन का रास्ता खुला। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोनों ही कथन सत्य हैं। महान्यायवादी को भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। ये कथन आपका सत्य है। महान्यायवादी का परिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ये भी कथन सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में महान्यायवादी का परिश्रमिक तय नहीं किया गया है। उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित परिश्रमिक मिलता है। भारत किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है।
अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य आंसर है। चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बोलोविया और पराग्वे के मध्य लड़ा गया था। चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बोलोविया और पराग्वे के बीच लड़ा गया था। चाको युद्ध 1932 से 1935 तक बोलोविया और पराग्वे के बीच लड़ा गया था। यह संघर्ष का कारण ग्रान चाको के उत्तरी क्षेत्र पर चाको बोरियल का नियंत्रण से शुरू हुआ। बोलोविया के लिए यह रणनीतिक क्षेत्र था। यह पेट्रोलियम पदार्थ से संपन्न क्षेत्र था। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। जनसंख्या आधिक्य और न्यून जनसंख्या के आधार पर जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर उस क्षेत्र से में प्राप्त संसाधनों से अधिक हो जाती है तो जनसंख्या आधिक्य की दशा कहलाती है। इसमें अतिरिक्त जनसंख्या संसाधनों पर दबाव उत्पन्न करती है। साथ ही जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र में प्राप्त संसाधनों की तुलना में अति अल्प होती है जिससे वहाँ के संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता, इस दशा को न्यून जनसंख्या कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या से तात्पर्य जनसंख्या संसाधन में संतुलन से है जिससे उस क्षेत्र में प्राप्त जनसंख्या की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार अनुकूलतम जनसंख्या आधिक्य एवं जनसंख्या न्यून के मध्य संतुलन की दशा है। अगला प्रश्न है हमारा, बोलोविया में 2000 में प्रसिद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान बोलोविया के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, हागो ब्रेचर। बोलोविया में 2000 में प्रसिद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान बोलोविया के राष्ट्रपति हागो ब्रेचर थे। जर्मन द्विपक्षीय विधायिका में दो सदन क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल है। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंडेस्टाग यानी कि फेडरल असेंबली और बुंडेस्टैट यानी कि फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। इजराइल की विधायिका का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नेसेट है। इजराइल की विधायिका को नेसेट कहा जाता है। नेसेट में सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 120 होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में विधानसभा सदस्य की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश 403 है और सबसे कम संख्या पुदुचेरी 30 है, जबकि विधान परिषद की सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश 100 है। विधानसभा में सदस्यों के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में चौथे है 243 स्थान पे है। मध्य प्रदेश 230, आंध्र प्रदेश 175 और कर्नाटक 224 सीटें हैं। नेपाल और बोलोविया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पहला कथन हमारा सत्य है। नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जबकि बोलोविया में संघर्ष में एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार पर दावे शामिल थे। ये कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन है, नेपाल का संघर्ष सफल रहा जबकि बोलोविया का संघर्ष असफल रहा। ये कथन गलत है।
नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया के जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलिविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। हाउस ऑफ कॉमन्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ब्रिटेन से संबंधित है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्विसदनीय ब्रिटिश संसद का सार्वजनिक रूप से निर्वाचित निचला सदन है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स सबसे शक्तिशाली विधायी निकाय है। इसके पास कर लगाने और विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं से मद देने या धन निकालने का एकमात्र अधिकार है। में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अमेरिका आपका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था अप्रैल 1917 में। 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया। जर्मन नेताओं द्वारा 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबा दिया गया, जिससे अमेरिकी का धैर्य समाप्त हो गया और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। राष्ट्रमंडल राष्ट्र यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल एक अंतर सरकारी संगठन है जो ज़्यादातर ब्रिटिश उपनिवेशों के पूर्व क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता के संबंध में भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान किया गया है। राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र हैं। इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के परिवर्तन के बाद भारत और ब्रिटेन के संबंध में निम्न प्रभाव पड़ा। पहला है, क्राउन ऑफ इंग्लैंड का भारत पर कोई कानूनी और संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया। दूसरा है, अब भारत के किसी भी नागरिक को ब्रिटिश क्राउन के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। तीसरा पॉइंट है कि अब भारत सम्राट के प्रति निष्ठा को स्वीकार किए बिना ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, जो पुराने ब्रिटिश साम्राज्य और उसके उत्तराधिकार की एकता का प्रतीक था। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यिक नदियां या नदी दोनों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित हैं। इसके अलावा इनमें निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल हैं। पहला, संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद का शिकायत या के निर्णय का प्रावधान कर सकती हैं। दूसरा है, इस संविधान में किसी बात के बावजूद संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती हैं कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसी किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगी, जैसा कि उपयुक्त खंड में संदर्भित हैं। अगला प्रश्न है, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लॉर्ड वाइन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। जिला कलेक्टर का कार्यालय 1772 में वाइन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। वाइन हेस्टिंग्स भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और अब यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की श्रेणी में आता है। जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं क्योंकि वे जिले में सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं। वे अपने जिले के मुख्य प्रशासनिक, कार्यकारी और
राजस्व प्रमुख हैं और सरकारी संस्थाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करते हैं। किस वर्ष में जर्मनी में औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वायसराय की संधि के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 1935 में। वायसराय की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 1993 में जर्मनी ने घोषणा किया कि निशस्त्रीकरण और राष्ट्र संघ दोनों को छोड़ देगा। बाद में 1935 में जर्मनी वायसराय की संधि के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंडों के बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वायसराय संधि के कौन से प्रावधान सही हैं? पहला है, वायसराय की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। दूसरा है, अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। वायसराय की संधि 1919 में यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया, जिससे उनकी सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया, जिसके तहत जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उनके पड़ोसी देशों को दे दिया गया। अनुच्छेद 231 के तहत जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। अतः दोनों ही कथन क्या हैं? तो सत्य हैं। पाडुआ के मार्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। पाडुआ के मार्सिलियस 14वीं सदी के प्रभावशाली राजनीतिक चिंतक थे, जो पोप की प्राधिकरण की चुनौती देते हुए राजनीति का लौकिकीकरण का समर्थन करते हैं। पाडुआ के मार्सिलियस दो मुख्य प्रकार के कानून की बात करते हैं। पहला दिव्य कानून और दूसरा मानव कानून। वे दिव्य कानून को परमेश्वर का सीधा आदेश मानते हैं, जो मनुष्य के स्वेच्छापूर्ण कार्यों को इस संसार में करने या न करने के लिए होता है, परंतु परलोक में सर्वोत्तम लक्ष्य या मनुष्य के लिए वांछनीय कुछ स्थितियां को प्राप्त करने के लिए। वे मानव कानून को मानव का तर्कसंगत अधिकार, प्राकृतिक अधिकार के अनुसार मानते हैं और जो कि शांति और सामान्य हित के लिए आवश्यक मानते हैं। वे न्याय और कानून के बीच में भी अंतर करते हैं और मानते हैं कि कानून बनाने के लिए न्याय आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, दंड शास्त्र परंपरा से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो कौटिल्य जुड़े हुए हैं। दंड शास्त्र परंपरा का अर्थ है वह परंपरा जिसमें राजनीति, न्याय और शासन के सिद्धांतों का, विधियों का अध्ययन, विकास और प्रचलन से होता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दंड की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तीक्ष्ण, उत्साही, व्यसनी और दुर्गुण आदि से युक्त शक्तिशाली शत्रु का गढ़ पुरुष शस्त्र अग्नि द्वारा मार डालें। इस प्रकार शत्रु के द्वारा किए जाने वाले अपकार हेतु उसे आक्रांत करने के लिए जिन उपायों का आश्रय लिया जाता है उसे दंडोपाय कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक और एडम स्मिथ। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, पूंजी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नक्सलीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। जॉन लॉक और एडम स्मिथ को उदारवाद का बौद्धिक संस्थापक माना जाता है। इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
लॉस्की का कथन है। लॉस्की एक प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षक और ब्रिटिश लेबर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। उनकी पुस्तक अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, जो 1919 में प्रकाशित हुआ था, में प्रसिद्ध विचार हैं कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि राज्य की पहचान उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों से होता है। अधिकार यहाँ राज्य के संवैधानिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में उसकी क्षमता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड बारूक के द्वारा। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों, पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 से 1991 को कहा जाता है। शीत युद्ध शब्द प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एच बारूच ने दक्षिणी कैरोलिना यूएसए विधानमंडल में दिए भाषण में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्तियां समूह में विभाजित हो गया था। शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभात और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रूमैन सिद्धांत। शीत युद्ध के दौरान ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। उदाहरण के लिए अमेरिका ने ग्रीस एवं तुर्की की अर्थव्यवस्था की सेना के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवादी की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। किसी शक्तिशाली, संपन्न व उन्नत देश को किसी कमजोर व पिछड़े देश पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा को साम्राज्यवाद कहा जाता है। अर्थात साम्राज्यवाद का अर्थ है किसी राष्ट्र की शक्ति या शासन को किसी अन्य राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर थोपना या उपनिवेश स्थापित करना। साम्राज्यवाद की विशेषता की बात करते हैं तो साम्राज्यवादी देश अपने अधीनस्थ उपनिवेशी देशों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। दूसरा है, साम्राज्यवादी मुख्यतः पूंजीवादी होते हैं, यह अपने से कमजोर का शोषण करके ही अधिक धन कमाते हैं। तीसरा है, साम्राज्यवादी के द्वारा उपनिवेश स्थापित करना और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा रखता है। अगला पॉइंट है हमारा, साम्राज्यवादी देश। साम्राज्यवादी देश अधीनस्थ देश के मूल साधनों का उपयोग अपने आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कोई भी कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र को जो बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार रखते हैं उन्हें संप्रभु राष्ट्र कहते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और भारत इत्यादि। वैश्वीकरण की बात करते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार देश की सीमाओं को लांघकर विश्व बाजार के अंतर्गत होने वाले
तुलनात्मक लागत सिद्धांतों के लाभों को प्राप्त किया जाता है। इसमें वस्तुओं के आयात निर्यात के प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है और विश्व बाजार में निर्भरता पैदा होती है। दूसरा कथन है आपका साम्राज्यवाद के बारे में। एक ऐसी नीति है जिसमें एक देश का दूसरे देश के ऊपर प्रभुत्व को इंगित किया जाता है। इसमें कॉलोनियों और आश्रितों का अधिग्रहण और धारण करना भी शामिल है। साम्राज्यवादी विस्तार ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए भारत आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार का कॉलोनी रहा है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भौगोलिक सीमा क्षेत्र में वहाँ के लोगों में एकजुटता और आपसी समन्वय की भावना होने लगे। इसके अंतर्गत लोगों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से एकता की भावना होती है। राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों में भौगोलिक सीमा, ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया, विभिन्न संप्रदायों के बीच विभिन्न आधार पर एकता शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। कोई भी कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया में 11 देश आते हैं और यह सैकड़ों से अधिक भाषाएं बोली जाने के साथ यह क्षेत्र कई धर्मों का घर है। दक्षिण पूर्व एशिया के धर्मों में आज सबसे बड़ा धर्म इस्लाम, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म है। दक्षिण पूर्व में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म प्राचीन मंदिरों में बुद्ध और भारतीय देवताओं की मूर्तियां के साथ 5वीं शताब्दी के हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी लाओस, वियतनाम और कंबोडिया से लेकर दक्षिणी थाईलैंड और पश्चिमी बर्मा के में महत्वपूर्ण आबादी वाले लगभग हर मुख्य भूमि वाले देश में पाए जा सकते हैं। अतः आयोग ने इस प्रश्न को सही उत्तर विकल्प ई को माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि दुनिया के केंद्र थे। चीन के मध्य साम्राज्य परिसर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। अगला प्रश्न है हमारा, किन देशों के समूह को तीसरा विश्व देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है नेम को। विश्व राजनीतिक में अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। नेम अथवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संघ में तृतीय विश्व के देशों के प्रतिनिधित्व हैं। वर्तमान में इसके 120 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की थी परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए, अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी? तो ये कथन आपका किनका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जे भाभा ने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी न केवल बिजली उद्योग में बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक उपयोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो इस तरीके से आपका पॉलिटी का पूरी बुक समाप्त होता है। अगर आप लोगों का हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इसी तरीके के कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 से जितने भी आपका कंटेंट है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन की हम
समाप्त करते हैं यहीं पे। हिस्ट्री समाप्त होने के बाद हम आपको इकोनॉमिक्स करवा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।